नमस्कार। एक बड़ी खबर के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रसून। जाति जनगणना की जिस आग में कांग्रेस देश को उलझाना चाहती थी, उसी आग में खुद कांग्रेस कर्नाटक सरकार झुलस रही है। आखिर ये नौबत क्यों आई? 2015 की जातिगत जनगणना की रिपोर्ट में ऐसा क्या था कि कांग्रेस को अपना डिसीजन बदलना पड़ा? कांग्रेस का वादा क्या था और अब उसे अपने कदम खींचने क्यों पड़ रहे हैं? और सबसे अहम, राहुल गांधी का जात ब्रेकिंग न्यूज वाला नैरेटिव अब उनके लिए जी का जंजाल क्यों बन गया है? चलिए इस पूरे मसले को विस्तार से समझते हैं। कर्नाटक में एक बार फिर जाति जनगणना का मुद्दा सियासत का केंद्र बन गया है। कांग्रेस जो पिछले कुछ सालों में इस मुद्दे को अपने सामाजिक न्याय के एजेंडे का चेहरा बनाती रही है, अब खुद अपने ही बनाए जाल में फंसती जा रही है। 10 जून 2025 को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया कि वह राज्य में फिर से जातिगत जनगणना करवाएगी। डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि 90 दिनों के भीतर इसकी टाइमलाइन तय हो जाएगी और प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होगी। अब डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ताजा बयानों और कांग्रेस हाईकमान के यूटर्न से साफ है कि पार्टी बैकफुट पर है। लेकिन सवाल है कि जब साल 2015 में करवाया गया सर्वे पहले से ही तैयार है, तो दोबारा जनगणना की जरूरत क्यों पड़ी? कांग्रेस को इस सर्वे को कांग्रेस मॉडल के तौर पर प्रचारित करती रही है, लेकिन अब अचानक यूटर्न क्यों लिया? जिसका सबसे बड़ा कारण है 2005 की जातीय जनगणना की रिपोर्ट, जिसे एच कांतराज की अगुवाई में कर्नाटक पिछड़ा आयोग ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट को फरवरी 2024 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को सौंपा गया। इसमें सुझाव दिया गया कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी का आरक्षण 32% से बढ़ाकर 51% किया जाए और मुस्लिमों का आरक्षण 4% से बढ़ाकर 8% किया जाए। कुल मिलाकर अगर ये सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्नाटक में आरक्षण 85% तक पहुंच जाएगा, यानी 51% ओबीसी, 24% SC/ST और 10% EWS के लिए। लेकिन इस रिपोर्ट ने कांग्रेस की कर्नाटक की दो सबसे प्रभावशाली जातियों लिंगायत और ओक्का लिंगा को नाराज कर दिया। इन समुदायों का दावा है कि उनकी आबादी को इस सर्वे में कम करके आंका गया है। सर्वे के मुताबिक लिंगायतों की आबादी कुल जनसंख्या का करीब 11% और ओक्का लिंगा की कुल 10% से थोड़ा ज्यादा रही। ये आंकड़े उनके अपने अनुमानों से बहुत कम रहे। कर्नाटक की सियासत में बड़ा रोल अदा करने वाले लिंगायत और ओक्का लिंगा समुदाय इसी बात से भड़क गए कि उनकी गिनती कम करके दिखाई गई है, जबकि मुस्लिमों की आबादी को 1984 से 2015 के बीच 94% बढ़ोतरी दिखाई गई है। सर्वे में मुस्लिम ओबीसी में सबसे बड़ा समूह बन गए हैं, जिनकी हिस्सेदारी 18.08% बताई गई है। इस मुद्दे के दम पर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सियासी पहचान मजबूत करने की कोशिश में लगे राहुल गांधी भी कर्नाटक में इसी मुद्दे के उलझने से मुश्किल में पड़ गए हैं। जाति जनगणना के मुद्दे पर अब बीजेपी फ्रंट फुट पर आ गई है। बीजेपी तो इसे कांग्रेस की नाकामी और ध्यान भटकाने वाली साजिश तक करार दे दिया है। साल 2015 में जातिगत जनगणना, जिसे कर्नाटक पिछड़ा आयोग ने एच कांतराज के नेतृत्व में शुरू किया और 2020 में के जयप्रकाश हेगड़े ने पूरा किया, कर्नाटक की सियासत में भूचाल ला दिया है। मुस्लिम आबादी में 94% की बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। 1984 के वेंकट स्वामी कमीशन के सर्वे में मुस्लिम आबादी 39.63 लाख थी, जो 2015 में बढ़कर 76.9 लाख हो गई। यानी 30 साल में मुस्लिमों की आबादी लगभग दुगनी हो गई। उनकी हिस्सेदारी 1984 में 10.97% थी, जो अब 2015 में बढ़कर 18.08% हो गई। वहीं 1984 में लिंगायतों की आबादी 61,14,000 थी, जो उस समय के आंकड़े के हिसाब से 16.92 यानी लगभग 17% और ओक्का लिंगा की आबादी 42,19,000 यानी अगर उसको फीसदी में देखें तो 11.68% थी। 2015 में लिंगायतों की आबादी 8.50 से बढ़कर लगभग 66 लाख और ओक्का लिंगा की 46% बढ़कर करीब 61 लाख हो गई। लेकिन लिंगायत ओक्का लिंगा समुदाय की हिस्सेदारी में कमी आई, क्योंकि
मुस्लिम और ओबीसी समुदायों की आबादी तेजी से बढ़ी। सर्वे के मुताबिक कर्नाटक की इस आबादी में ओबीसी की हिस्सेदारी 69.6% थी। इस आधार पर आयोग ने ओबीसी आरक्षण को 32% से बढ़ाकर 51% करने की सिफारिश की। इसमें मुस्लिमों का आरक्षण भी 4% से बढ़ाकर 8% करने की बात कही गई। लेकिन ये सिफारिशें लागू होती हैं तो कर्नाटक का कुल आरक्षण 85% हो जाएगा, यानी 51% ओबीसी के लिए, 24% SC/ST के लिए, 10% EWS के लिए। यह सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा साहनी मामले में तय 50% सीमा को पार करता है, जिसके लिए कांग्रेस ने झारखंड, तमिलनाडु का उदाहरण दिया, जहां 77% और 69% आरक्षण लागू है। इस रिपोर्ट ने कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लिंगायत और उक्कालिंगा समुदायों ने इसे अन्याय करार दिया है और कहा कि उनकी आबादी को जानबूझकर इस सर्वे में कम करके दिखाया गया है। वहीं सिद्धारमैया की कुरुबा जाति को अधिक पिछड़ा से सबसे पिछड़ा श्रेणी में डालने की सिफारिश ने भी बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने 2013 में सिद्धारमैया के पहले कार्यकाल में जातिगत जनगणना शुरू की थी। तब इसे सामाजिक न्याय का ऐतिहासिक कदम बताया गया था। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया और बार बार कहा कि सुप्रीम कोर्ट की 50% आरक्षण की सीमा को वह तोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस ने इसे कर्नाटक मॉडल के तौर पर पेश किया और दावा किया कि ये पिछड़े वर्गों, दलितों और मुस्लिमों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। लेकिन जब साल 2024 में रिपोर्ट सामने आई तो कांग्रेस के सामने दोहरी चुनौती रही। पहली बात यह है कि लिंगायत और उक्कालिंगा जैसे प्रभावशाली समुदायों का विरोध जो कर्नाटक की सियासत में बड़ा रोल अदा करते हैं। दूसरी बात, कांग्रेस पार्टी के भीतर का अंतर विरोध। सिद्धारमैया इसे लागू करने के पक्ष में रहे क्योंकि ये उनकी अहिंदा रणनीति यानी अल्पसंख्यक, ओबीसी, दलित रणनीति को मजबूत करता है। लेकिन डीके शिव कुमार जो खुद ओकालिंगा हैं और लिंगायत नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। 17 अप्रैल 2025 को ही कैबिनेट की बैठक में इस रिपोर्ट पर चर्चा हुई, लेकिन कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया। कांग्रेस हाईकमान को लगा कि ये मुद्दा पार्टी के लिए सियासी नुकसान कर सकता है, लिहाजा पार्टी का स्टैंड बदल गया। दिल्ली में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी के साथ बैठक में फैसला लिया गया कि पुराने सर्वे को या तो पूरी तरीके से स्क्रैप किया जाए या उसमें अमूल चूल परिवर्तन किए जाएं। हालात को संभालने के लिए कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार को आगे किया गया ताकि यह लगे कि यह मामला केवल एक स्टेट कर्नाटक का है और कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व का इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको बता दें कि डीके शिव कुमार ने 10 जून 2025 को कहा कि जातिगत जनगणना का डेटा 10 साल पुराना है। हमारे बुजुर्गों ने सुझाव दिया कि हर वर्ग के नेताओं को इस बारे में बोलने का मौका देकर सामाजिक न्याय को सुनिश्चित किया जाएगा। हम विचार कर रहे हैं कि सभी को मौका दिया जाए ताकि किसी भी वर्ग के साथ असुविधा ना हो और ना ही कोई नाइंसाफी हो। हम कैबिनेट में इस पर चर्चा करेंगे, दोबारा जनगणना की तारीख तय करेंगे। इस पर हम ऑनलाइन सर्वे भी कराएंगे। यह लंबी प्रक्रिया, जल्दी हम बताएंगे कि यह कब शुरू होगी और कैसे होगी। हम लोगों की भावनाओं को समझते हैं, हम हर जिंदगी का सम्मान करते हैं। हमने समाज के अलग अलग वर्गों से जानकारी ली है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सर्वे 10 साल पुराना है जिसमें बहुत खर्चा हुआ था, लेकिन हम उस रिपोर्ट से सहमत हैं जो भी उसमें है। हम सिर्फ आंकड़ों को लेकर चिंतित हैं। 22 जून को हम इस पर अंतिम फैसला लेने वाले थे, लेकिन उससे पहले हाई कमान ने हमें बुलाया। कांग्रेस आला कमान ने डिटेल्स मांगी। उन्होंने मीडिया लीडर्स से सलाह ली और हमें निर्देश दिया कि आप अपनी नीति के मुताबिक चलें। जो बैकवर्ड क्लास कमीशन कहता है उसी के हिसाब से फैसला करें। किसी को नाराज नहीं करना है। बीजेपी ने इस मुद्दे को कांग्रेस की नाकामी और सियासी ड्रामेबाजी बताया। उन्होंने सवाल पूछा कि कांग्रेस सरकार यह मान रही है कि 160 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च की गई जनगणना पूरी तरह से बेकार है। कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष बीबी विजय विजेंद्र ने कहा कि जब भी कांग्रेस सरकार अपनी प्रशासनिक नाकामियों के चलते संकट में आती है तो जातिगत जनगणना का प्रस्ताव लाती है।
ये सामाजिक चिंता से नहीं बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने की साजिश है। कर्नाटक में लिंगायत और ओक्कालिंगा समुदायों का विरोध कांग्रेस के लिए सियासी नुकसान का सबब बन गया है। ये दोनों समुदाय परंपरागत रूप से बीजेपी और जेडीएस के वोटर रहे हैं। कर्नाटक की अहिंसा रणनीति यानी अल्पसंख्यक, ओबीसी और दलित समुदाय पहले से ही नजरअंदाज करती रही है। अब अगर कांग्रेस 2015 की रिपोर्ट को लागू करती है तो लिंगायत और ओक्कालिंगा और नाराज होंगे। अगर नहीं करती है तो उसका सामाजिक न्याय वाला नैरेटिव कमजोर पड़ जाएगा। राहुल गांधी का जाति ब्रेकिंग वाला स्टैंड अब जी का जंजाल बन गया और कर्नाटक में कांग्रेस की उलझन बढ़ाने वाली समस्या हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में 50% आरक्षण की सीमा तोड़ने वाली बात भी कानूनी पचड़े में फंस सकती है। कांग्रेस ने झारखंड और तमिलनाडु का उदाहरण तो दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी फैसला अभी भी लागू है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शांत प्रकाश जाटव जी, प्रवक्ता बीजेपी, रतन तिवारी जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और अमनप्रीत कौर, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। रतन तिवारी जी, पहला सवाल आपसे। जिस सामाजिक न्याय की बात हो रही थी, जनगणना करवाई गई, 160 करोड़ रुपए फूंक दिया गया, उसके बाद भी उस जनगणना का कोई महत्व नहीं है, ऐसा क्यों? देखिए, सबसे पहले आप सभी को नमस्कार करता हूं जी कि जो संशोधित रिपोर्ट का बात है, ये डेटा वैज्ञानिक तरीके से आयोग ने सांख्यिकी तकनीकों का इस्तेमाल किया है जो जनसंख्या संबंधी अध्ययनों में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। सिंपल आधारित सर्वे की तरीके से किए जाने के पर वैध होते हैं, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बेवजह सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है, कहीं न कहीं बिना सोचे समझे विपक्ष की भूमिका इन्हें अदा करनी है, लेकिन सही मुद्दों पे विपक्ष की भूमिका को अदा न करने से सरकार को बेवजह। रतन तिवारी जी, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। साबित नहीं होता। सही नहीं, मैं दे रहा हूँ। सही टाइम आने दीजिए सब कुछ, क्योंकि कोई भी प्रक्रिया शुरू होती है तो उसमें लंबा समय जाता है। सही नहीं, मेरा ये सवाल है कि जब आप ही की सरकार ने ये सर्वे करवाया था, उसके बाद ये स्थिति क्यों बन रही है कि आप उस रिपोर्ट को नकार रहे हैं? हम तो नकार कहाँ रहे हैं? अभी पूरी तरीके से जब तक डाटा क्लियर होता है तो कैसे हम उसको वैध करा देंगे? टाइम आने दीजिए, उसे हम सही तरीके से जनता के बीच में रखेंगे, क्योंकि जातिगत जनगणना की बात कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की और हमारी बात तो केंद्र सरकार मान ली है। और राहुल जी ने जिस प्रकार, लेकिन इसका तो अच्छा उदाहरण तब होता ना जब 22 जून को बैठक थी, उसमें कर्नाटक कैबिनेट बैठी हुई थी उसी पे फैसला लेने के लिए, लेकिन आला कमान से फोन आता है, उनको जाना पड़ता है दिल्ली, वहां के बाद फैसला रुक जाता है। अगर आपको लिंगायत और ओक्कालिंगा की बात सुननी थी तो हमारे ख्याल से वो शायद कर्नाटक पिछड़ा आयोग सुन चुकी है, उसके बाद ही विस्तृत रिपोर्ट दी है। आप ही की सरकार ने इस कर्नाटक पिछड़ा आयोग को गठन किया था। हेगड़े जी ने भी उसमें दो अध्यक्ष रहे, हेगड़े जी ने फाइनल किया उस रिपोर्ट को। जी अरुण जी, मैं जानता हूँ कर्नाटक की सरकार कर्नाटक की जनता के लिए पूरी तरीके से ईमानदारी से उनके लिए काम कर रही है। समय आने दीजिए, हम कर्नाटक की जनता ने जो भरोसा हमारे ऊपर किया था, जो मजबूत जनाधार दिया है, प्रचंड बहुमत से सरकार बनवाई है, हम कर्नाटक की जनता को कभी नाराज होने नहीं देंगे। चलिए ठीक है, आप नाराज नहीं होने देंगे। शांत प्रकाश जाटव जी, कर्नाटक पिछड़ा आयोग बनता है, 160 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं, उसकी रिपोर्ट आ जाती है, उसकी कुछ अनुशंसाएं होती हैं। अब कांग्रेस सरकार, कर्नाटक की कांग्रेस सरकार उसको लागू करने में हिचक रही है। बताया जा रहा है लिंगायत और ओक्कालिंगा जो वहाँ के प्रभावी जातियां हैं, वह कह रही हैं कि हमारी संख्या को जानबूझ के कम करके दिखाया गया है। इसके बाद ये फैसला रुक जाता है। बताया जाता है कि सिद्धारमैया जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने अपनी जात को सबसे पिछड़ा वाले में श्रेणी में शामिल कर लिया। और अब चूंकि शिव कुमार हैं, डीके शिव कुमार, वो कह रहे हैं कि वो ओक्कालिंगा समुदाय से आते हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, फिर से जनगणना होगी। इसके पीछे असल राजनीति क्या है, शांत प्रकाश जाटव जी?
शांत प्रकाश जाटव जी, आपको आवाज मेरी मिल रही है? शांत प्रकाश जाटव जी को मेरी बात अभी आवाज नहीं जा रही। शायद हम अमनप्रीत कौर जी से इसी सवाल का जवाब चाहेंगे। अमनप्रीत कौर जी, जी मैं पूछ रहा हूं कि जिस कर्नाटक सरकार ने 160 करोड़ रुपए खर्च किए, कर्नाटक पिछड़ा आयोग उन्हीं की सरकार में बना और उसने अनुशंसाएं दी। रतन तिवारी जी खुद कह रहे हैं आधुनिक टेक्निक का उपयोग करके, डाटा का उपयोग करके ये रिपोर्ट बनी। लेकिन जी लिंगायत और उक्कालिंगा का कहना है कि हमारी जनसंख्या को जानबूझ के कम किया गया और किसी भी तरीके से मुस्लिमों की तुष्टीकरण की नीति अब दिल्ली से छोड़ के कर्नाटक में शुरू हो गई है, जिसके कारण से कांग्रेस को ये फैसला रोकना पड़ा। कांग्रेस की असल में रणनीति है क्या? देखिए, सिद्धारमैया की जब पहले भी सरकार थी, जब उनकी पहली टर्म थी, तभी 10 साल पहले वहां पे कास्ट जो सेंसस है वो हुआ था। पर इसका मतलब ये नहीं है कि 10 साल में कुछ बदला ही नहीं है। चाहे सरकार अभी भी कांग्रेस की है, सिद्धारमैया ही सीएम है, और बोकालिंगा और नहीं, लिंगायत की अगर अमनप्रीत बात कौर जी, करें मैं तो वहाँ जानना पे चाहता हूँ, स्पेसिफिक dominating आपसे caste जानना है। चाहता हूँ कि क्या बदलाव हुए हैं। जी जनसंख्या जी, वो 2014 से उसी टॉपिक 2000 पे मैं आ रही थी। जी उसी टॉपिक पे मैं आ रही थी। भले ही सरकार भी कांग्रेस की थी और जो चीफ मिनिस्टर है वो भी सिद्धारमैया ही थे, पर 10 साल में प्रश्न जी बहुत कुछ बदल जाता है। बहुत से लोग मर जाते हैं, बहुत से लोग कर्नाटक छोड़ के कहीं और सेटल हो जाते हैं, बहुत से लोग नए पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे 10 साल की जो चाहे उस पे 165 करोड़ जो रुपया है वो खर्च हुआ था, नहीं, पर अमनप्रीत उससे कौर जो, जी, एक चीज समझ सेंसस लीजिए, थे, ये जो विवाद पूर्ण का तौर पे विषय बन विकास रहा नहीं है, किया जा सकता। जो जी आयोग की रिपोर्ट है, जो अनुशंसाएं हैं, जैसे मुस्लिमों के जी आरक्षण को 4% से बढ़ाकर 8%, असल में वो ओबीसी वोट बैंक में ही सेध मारी है। आप क्या कर रहे हैं, जी ओबीसी आरक्षण को बढ़ा के 51% की सीमा तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। असल में जी जो ये पूरी इसीलिए प्रैक्टिस तो हो रही है, मेरी बात सुन लीजिए कौर साहब, जी उसमें पूरी कोशिश ये है कि किसी भी तरीके से कर्नाटक में मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति शुरू न होने दी जाए। यही पूरा दबाव है। आपको लगता है कि अगर ये कारण नहीं है तो क्या कारण है? जी देखिए, कांग्रेस कभी भी मुसलमानों के साथ जो है वो अन्याय नहीं करती है। आपने भी देखा कि जब कर्नाटका में ये सरकार बनी थी कांग्रेस की, तभी भी इस बात के बहुत सारे मुद्दे उठाए गए थे कि कांग्रेस के लिए जो मुस्लिम है वो वोट करेंगे, वो उनके हिमायती हैं, वो उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती है कांग्रेस, इसलिए वो उनको ही वोट देंगे। तो आपको भी याद होगा कि जब इलेक्शन किए तो हिंदू मुस्लिम करवाने की कर्नाटका में बहुत कोशिश करी गई थी भाजपा की तरफ से, पर वो सफल नहीं हुई थी, क्योंकि वहाँ के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत अवेयर हैं। वो समझ रहे थे कि ये सब जो है तुष्टीकरण की जो नीति है वो और स्टेट में चल सकती है, पर कर्नाटका में नहीं चल सकती। इसलिए ही उन्होंने भर भर के जो कांग्रेस को वोट दी थी। तो आपको भी पता है गिनी चुनी स्टेट्स रह गई हैं जिसमें कांग्रेस की सरकार है, और कांग्रेस अगर बैकफुट पे आती हुई नजर आती है, तो अगर लिंगायत जो वोकलिका जो लोग हैं, जो कास्ट के जो लोग हैं, वो कांग्रेस के खिलाफ या सरकार के खिलाफ खड़े होते हैं, तो उनका भारी भरकम जो है खामियाजा वो कांग्रेस की सरकार को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि इनके बलबूते पे ही सरकार बनी थी। आपको भी याद होगा। जी तो यही चीज है कि अगर अब सेंसस कराने की, कास्ट सेंसस करवाने की द्वारा बात उठ रही है, तो जैसे भाजपा वाले कह रहे हैं कि जो स्टेडियम में हुआ, जो वहाँ पे भगदड़ हुई है, आरसीबी जब वहाँ पे सेलिब्रेट कर रही थी अपना, तब वो भगदड़ पे जो लोग मरे हैं, जो लोग इंजर्ड हुए हैं, उनकी तरफ से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सेंसस का नया जो पैंतरा है इसको उठा के अभी कांग्रेस ले आई है। ये जरूरी नहीं है कि इस बात को नीचे दबाने की बात हो रही है, क्योंकि ऐसा तो देखिए कुंभ में भी दिल्ली में आपको याद होगा कि भगदड़ मची थी। क्या सीएम जोगी ने उसके खेत पर करा था? क्या उन्होंने अपनी सीट छोड़ दी थी? चलिए, हमारे साथ मौजूद है शांत प्रकाश जाटव जी। शांत प्रकाश जाटव जी, कर्नाटक सरकार ने यू टर्न ले लिया है जातिगत जनगणना पे, इस बारे में आपका क्या कहना है? शांत प्रकाश जाटव जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। रतन तिवारी जी, क्या कांग्रेस सरकार जातिगत जनगणना में, हो सकता है किसी की संख्या बढ़ जाए, किसी की घट जाए, लेकिन जो मुद्दा है, क्या मुस्लिम आरक्षण पर कांग्रेस साफ है कि इसको 4% से बढ़ा के 8% कर दिया जाए? हम आपकी तरफ से जानना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिसकी जितनी
भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी होगी। शांत प्रकाश जाटव जी जुड़ गए हैं। एक बार हम दोबारा शांत प्रकाश जाटव जी के पास जा रहे हैं। शांत प्रकाश जाटव जी, कर्नाटक सरकार ने जातिगत जनगणना पर यू टर्न ले लिया है, इसके पीछे आप क्या कारण देखते हैं शांत प्रकाश जाटव जी? देखिए, कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर चल रही है, मैं नहीं समझता कि देश की जनता उस विचार के साथ में कांग्रेस को समर्थन देने वाली है। कांग्रेस लगातार जिस तरीके से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर आरक्षण का मुद्दा उठाने के प्रयास में है। अभी आपने देख लिया कि कर्नाटक में वहीं की जहां पर ये बड़ी बाहरी बहुमत में, अभी अमन जी को सुन रहा था कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया कांग्रेस को, वहीं के लोगों ने उनको नकार दिया, क्योंकि वहां के लोग जो है इस प्रकार के सिस्टम को नहीं। मैं एक बात बताएं, 140 करोड़ लोग और उसको एक गणना करके और उसके आधार पर डिवीजन किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, कैसे संभव है? सरकारी नौकरियां इतनी है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में आपकी गुणवत्ता के आधार पर ही आपको काम पर लगाया जाएगा, उस पर परिणाम भी देने होंगे, परिणाम के साथ साथ जो है उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होनी चाहिए। तो इस तरीके से कांग्रेस से लगातार जनगणना कराऊंगा, राहुल गांधी की पत्नी कहाँ से इस मुद्दे को उठा लाए, जबकि इनका परिवार तो हमेशा इसके जो ओबीसी के रिजर्वेशन के अगेंस्ट राजीव गांधी जी को हम सब लोगों ने सुना। इनका किसी भी सूरत में किसी भी जाति या वर्ग को अपलिफ्ट करने का कोई मंशा नहीं है। डिविडेंड करके और उसका वोट अपनी ओर आकृष्ट करना इनका मेन उद्देश्य है। वर्तमान हमारी सरकार जो है वो चहुमुखी डेवलपमेंट कर रही है, सबको उसका लाभ मिले। मोदी सरकार जो है इस चीज की चिंता कर रही है। और यहाँ पर जांच की गणना कराना, देखो मैं जीत गया, मैं यहाँ तो आप जो है ना सरेंडर कर गए हैं, कर्नाटक में आप सरेंडर कर गए, जो सारी दुनिया को सरेंडर कर रहे हैं। ये तो एकदम आपके सामने जो है ना एकदम ताजा नया वो आ गया, परिणाम आ गया कि आपको किस तरीके से वहां की जनता ने आपको सरेंडर करवा दिया। आप जिस मुद्दे पे चल रहे हैं उस मुद्दे से खुद बैकफुट पर आ रहे हैं। मतलब आपके सामने कथनी और करनी जो है उससे कोई मतलब नहीं है। आपको शांत प्रकाश जाटव जी बेहद अहम बात कह रहे हैं। रतन तिवारी जी वह कह रहे हैं आपकी कथनी और करनी में अंतर है। सामाजिक न्याय का नैरेटिव जो आप क्रिएट कर रहे थे वह कमजोर पड़ गया है, या कहा जाए कि उसके चेहरे से नकाब उतर गया है। रतन तिवारी जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं तो बार बार कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी बेवजह तमाशा खड़ा कर रही है, चाहे ओकालिंगा हो, चाहे लिंगायत समाज हो। हम सभी को सम्मान देने जा रहे हैं। हम किसी को उनकी जो संख्या के आधार पे या जिनका जो हक है उनके हक को हम मारने नहीं जा रहे। भारतीय जनता पार्टी चिंतित है कहीं कांग्रेस पार्टी रिटर्न, अगर चुनाव हो जाए कर्नाटक में तो रिटर्न ना आ जाए। इन्हें चिंता है बिहार की, इन्हें चिंता है जहां चुनाव होना है वहां की चिंता है। लेकिन हम आपको साफ साफ कहते हैं, जिस प्रकार जनता का जनाधार कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ रहा है, जिस प्रकार जनता हमें पसंद कर रही है, वही तमाशा ये भारतीय जनता पार्टी चलिए खड़ा कर रहे हैं। इस मुद्दे का आगे आने वाले चुनाव पे, राजनीति पे क्या असर पड़ेगा यह तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि इस फैसले के रुकने से कांग्रेस की सामाजिक न्याय वाली बात थोड़ी सी हल्की जरूर पड़ती है। आप सभी चर्चा में आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।